नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेवाड़ के गुइल वंश के बारे में। ठीक है, तो आज से हमारे यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे डेली आपकी लगने वाली है, जिसमें हम राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कला संस्कृति के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी बीएसटी से एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे अब थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए जो यहाँ पे पढ़ते हैं। और थ्योरी में हम क्या करेंगे गाइज़, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जो आपके सिर्फ बेस्ड से एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो गैस ये हमारी पहली क्लास है यार। गैस वीडियो को सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अगर आप प्यार करते हो, यहाँ पे वीडियो को सपोर्ट करते हो गैस, तो मैं रेगुलरली आपको यहाँ पे थ्योरी टाइप क्लास पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो मेवाड़ का गुहिल वंश है, ये देखो गाइस यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसकी स्थापना यहाँ पे किसने की है वो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो संस्थापक बोल दो या फिर मूल पुरुष बोल दो या फिर आदि पुरुष बोल दो, तो गाइस ये कौन है, ये है गुहिल। ठीक है, गुहिल या फिर इसका जो अन्य नाम है वो है गुहादित्य भी इसको कहा जाता है। तो सन 566 ईस्वी में गुहिल ने मेवाड़ की यानी कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल ने। ठीक है, ये याद कर लेना। संस्थापक कौन हो जाएगा, मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, गुहिल हो जाएगा, या फिर इसको गुहादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, गुहिल वंश के जो शासक है इनको क्या कहा जाता है, ये आप यहाँ पे देख लो। जो गुहिल वंश के शासक होते हैं इनको हिंदुजा सूरज कहा जाता है। ठीक है, हिंदुजा सूरज कहने का कारण यही है कि जो गुहिल वंश है इसने सबसे लंबा समय यहाँ पर रखा है, जो सबसे लंबा समय इन्होंने लगाया है, कि जो एकमात्र अपने राजस्थान का जो वंश है गुहिल वंश ही है जो सबसे लंबे समय तक चला है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो वंश है अपने राजस्थान का वो गुहिल वंश ही है। इसी कारण इसको हिंदुजा सूरज कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो सूरज भी है वो भी लंबे समय तक चला आ रहा है, तो ये शासन जो वंश था अपने राजस्थान का यह भी लंबे समय से यहाँ पे चला आ रहा था, तो इसी कारण लोगों ने इसको हिंदुजा सूरज कहा है। ठीक है, किसको कहा है, मेवाड़ के वंश को। ठीक है, यानी कि जो गुहिल वंश है मेवाड़ का, इसको हिंदुजा सूरज कहा जाता है। ठीक है, इतना याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया। ठीक है, यानी कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल के बारे में हम कई बार यहाँ पे बात भी कर चुके हैं जब हमारा लाइव टेस्ट होता है। तो अबुल फजल ने गुहिल जो है गुहिल वंश को, यानी कि जो गुहिल है इसको ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया। ठीक है, अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नौशेखा आदिल की संतान किसने कहा है, तो अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, किसके लिए कहा है, गुहिल वंश के लिए कहा है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए अगला जो शासक है वो यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदू पथ शासक किसको कहा जाता है। ठीक है, कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे काफ़ी डिटेल से बात भी करेंगे। तो हिंदू पथ जो शासक है वो कौन हो जाएगा, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा है, आगे आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो राणा सांगा को हिंदू पथ शासक कहा जाता है। ठीक है, इतना फिलहाल अभी आपको याद रखना है। और राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मोड़त नैणसी है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो अबुल फजल है वो कौन है, तो मोड़त नैणसी है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। क्लियर है। चलिए अगला जो शासक हमारा आने वाला है मेवाड़ के गुहिल वंश में, वो आएगा दोस्तों कालभोज। ठीक है, कालभोज कह दो या फिर बप्पा रावल कह दो, आप सभी इसको बप्पा रावल के नाम से जानते होंगे। इसका जो रियल नाम था बप्पा रावल का वो था कालभोज। ठीक है, तो कालभोज इसका नाम था या फिर बप्पा रावल इसका नाम है, दोनों में कन्फ्यूज है फिलहाल, तो आपको दोनों ही नाम यहाँ पे याद रखने हैं, कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल आप जानते हो काफ़ी अच्छे से। चलिए, तो मेवाड़ के गुहिल वंश का ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भाई इसको क्यों कहा, संस्थापक तो गुहिल है ना, तो इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो शासक यानी कि एक राजा है वो तब तक राजा नहीं कहलाया जाता तब तक, यानी कि उसके पास अगर सेना ना हो, उसके पास किला ना हो, उसके पास पैसा ना हो, या फिर उसके पास बहुत सी चीज़ें नहीं होती ना, तो वो राजा नहीं कहलाता। अब जैसे कि जो गुहिल है उसके पास ना तो किला था, ना ही अपनी राजधानी थी, और ना ही उसके पास किला था, और ना ही उसके पास पैसे थे। ठीक है, यानी कि सिर्फ गुहिल ने स्थापना की थी गुहिल वंश की। ठीक है, तो वास्तविक जो संस्थापक हम कहेंगे ना वो बप्पा रावल को कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बप्पा रावल के पास किला भी था, अपनी राजधानी भी थी, और पैसे भी थे, और यहाँ पे सेना भी थी। ठीक है, तो गुहिल वंश को
यानी कि जो गोहिल वंश है यानी कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बप्पा रावल। ठीक है, अब भाई बप्पा रावल जो है वो कैसे यहाँ पे राजा बना, उसकी थोड़ी यहाँ पे डिटेल है, वो कहानी है, वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यानी कि एकलिंगजी वो हारित ऋषि, माना जाता है कि जो एक यानी कि जो बप्पा रावल है ये हारित ऋषि की गायें चराया करता था। ठीक है, तो हारित ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि मेवाड़ आपके अधीन में हो जाएगा, और हारित ऋषि जो है वो एकलिंग जी की पूजा करते थे, तो बप्पा रावल भी इनकी पूजा करते हैं। ये थोड़ी लंबी कहानी है, आप इस कहानी को बुक में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ दंत कहानियाँ हैं जो इतिहास में लिखी गई है। ठीक है, चलिए, तो एकलिंग जी और हारित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त करके चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को बप्पा रावल ने हरा दिया था। ठीक है, यानी कि जब बप्पा रावल शासक कर रहा था, यानी कि सब शासन था, तब चित्तौड़ का शासन कौन कर रहा था। ठीक है, तो चित्तौड़ में शासन कौन कर रहा था, मान मौर्य कर रहा था, और मान मौर्य को बप्पा रावल ने हरा दिया था, चित्तौड़ का शासक था। ठीक है, यानी अब सोचो आपकी जो चित्तौड़गढ़ है वो पहले ही बना हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण मेवाड़ के गोहिल वंश यानी कि मेवाड़ में नहीं करवाया गया, जो चित्तौड़गढ़ है इसका निर्माण पहले से ही हो चुका था। ठीक है, आपको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था, लेकिन बप्पा रावल के समय उस शासक कौन था, मान मौर्य था। ठीक है, ये याद कर लेना, मान मौर्य को बप्पा रावल ने हराया था। चलिए, बप्पा ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया, नागदा उदयपुर को बप्पा ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो भाई बप्पा रावल जो राजधानी बनाएंगे तो ये मेवाड़ की प्रथम राजधानी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ना तो कोई मेवाड़ में राजधानी थी, और इसके आगे तो बहुत सारी आएगी, लेकिन इससे पहले कोई नहीं थी। ठीक है, तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन हो जाएगी, नागदा उदयपुर हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है ये राजधानी। तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है वो नागदा उदयपुर में है, और किसने बनाई थी, ये बनाई थी बप्पा रावल ने। ठीक है, तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा उदयपुर हो जाएगी, जो कि बप्पा रावल ने बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं। ठीक है, अब राजा कैसे मानते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही मेवाड़ बसा है। ठीक है, यानी कि मेवाड़ बसा है एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही। तो जितने भी शासक आएंगे ना वो खुद को राजा नहीं मानते, वो अपना राजा मानते हैं एकलिंग जी को। ठीक है, एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं और स्वयं का उनका दीवान मानते हैं। ठीक है, दीवान यानी कि मंत्री मानते हैं। ठीक है, तो राजा कौन हो जाएगा भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी एग्जाम में कि मेवाड़ का राजा कौन है, तो मेवाड़ का जो राजा है वो एकलिंग जी है। ठीक है, एकलिंग जी मेवाड़ का राजा है, और जितने भी शासक हुए हैं वो एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं और स्वयं को यानी कि खुद को उनका मंत्री मानते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ का राजा एकलिंग जी हो जाएगा। मान लो कभी कभी जितने भी राजा हैं वो युद्ध करने गए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एकलिंग जी के पास गया है और उनसे उनके ढोक देते हैं, विनती करते हैं उनसे, और उनसे आस यानी कि पाती लेते हैं। ठीक है, तो उस परंपरा को यहाँ पे क्या कहा जाता है, यानी कि एकलिंग जी से अगर अनुमति लेते हैं, यानी कि युद्ध में जाने से पहले जो राजा होता था वो एकलिंग जी से अनुमति लेता था कि मैं वहाँ पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो उस परंपरा को क्या कहा जाता है। ठीक है, उस परंपरा को कहा जाता है आस का लेना या फिर पाती लेना। आप सभी जानते हैं पाती लेना क्या होता है, आप कभी गए होंगे मंदिरों में, तो आस का यानी कि जो आखा लेते हो आप गेहूं के जो होते हैं, और पाती जो भगवान देते हैं पाती, वही आप सब जानते हो आस का और पाती क्या होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास है कि बप्पा ने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बप्पा ने एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, ये कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। ठीक है, कैलाशपुरी ये जगह है जहाँ पर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो भाई एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, बप्पा रावल करवाएगा। कहाँ पर करवाएगा, कैलाशपुरी उदयपुर में करवाएगा। ठीक है, चलिए, तो बप्पा रावल का जो स्मारक बना हुआ है यानी कि जो छतरी बनी हुई है बप्पा रावल की, वो कहाँ पर बनी हुई है, वो भी नागदा उदयपुर में बनी हुई है। तो जो सारा का सारा जो सिस्टम है बप्पा रावल का वो ओनली ओन कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में ही है। ठीक है, चलिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा या फिर नहीं आया होगा, मैं आपको बता दूँ कि जब बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, यानी कि वहाँ पर जब किला बना हुआ था, तो उसने वहाँ पर यानी कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी नहीं बनाया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को राजधानी नहीं बनाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल जो रहने वाला था वो नागदा का था, तो उसने जो राजधानी है वो नागदा बनाई थी। ठीक है, और जो चित्तौड़गढ़ है वो वैसा का वैसा सेब पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब चलेंगे चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए, तो भाई मैंने आपको इतना बता दिया कि जो बप्पा रावल का जो स्मारक है यानी कि जो छतरी बनी हुई है मृत्यु के बाद,
वो कहाँ पर बनी हुई है? नागदा उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का जो निर्माण है वो कौन करवाएगा? राणा मोकल करवाएगा। राणा मोकल कौन है? ये आगे आएंगे। राणा मोकल के पिता का नाम क्या है? राणा लाखा है। ठीक है। तो राणा लाखा के जो पुत्र हैं वो कौन है? राणा मोकल है। और मोकल जो है यानी कि परकोटे का निर्माण करवाएगा। ठीक है। परकोटा क्या होता है वो यहाँ पे देखो, यानी कि मान लीजिए ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है, और इस मंदिर के जो चारों ओर यहाँ पे दीवार का जो निर्माण करवाएगा, दीवार का, ठीक है, यानी कि जो दीवार का निर्माण करवाएगा दोस्तों, ये करवाएगा राणा मोकल। ठीक है, यानी कि इस मंदिर के चारों ओर परकोटे का यानी कि एक दीवार का निर्माण करवाएगा। कौन करवाएगा? राणा मोकल करवाएगा। ठीक है, राणा मोकल कराएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो राणा मोकल ने करवाया था। ठीक है, राणा मोकल जब हम पढ़ेंगे तो इस बारे में भी हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो कि भारत यानी कि बप्पा को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है। ठीक है, ये चार्ल्स मार्टेल किसने कहा था? ये कहा था सीवी वैद्य ने। ठीक है, सीवी वैद्य ने बप्पा को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा था। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है कि भारत को क्या यानी कि बप्पा को क्या कहा जाता है? बप्पा को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा शासक आएगा दोस्तों, ये है आलू राव। ठीक है, आलू राव बोल दो या फिर अल्लट बोल दो, ये हमारा अगला तीसरा नंबर का शासक है जो कि आपके BHTC में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे देखो कि अल्लट ने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब भाई जो अल्लट आया इसने नागदा को अपनी राजधानी नहीं बनाया और कहाँ पर ले गया अपनी राजधानी को? आहड़ में ले गया। ठीक है, तो अल्लट से आहड़ आप याद कर लेना, अल्लट से आहड़। ठीक है, अल्लट से आहड़ याद कर लो। चलिए तो जब मेवाड़ की जो राजधानी वो अब क्या होगी? आहड़ होगी, तो ये मेवाड़ की कौन सी राजधानी कहलाएगी? ये मेवाड़ की दूसरी राजधानी कहलाएगी। ठीक है, तो मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी है ये कहाँ पर चल गई? आहड़ उदयपुर में चल गई। ठीक है, आहड़ भी भाई उदयपुर में ही है लेकिन जगह चेंज होगी। ठीक है, तो अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और ये मेवाड़ की दूसरी राजधानी कहलाएगी। ठीक है, याद कर लेना। पहली राजधानी मैंने कौन सी बताई थी? पहली राजधानी थी नागदा उदयपुर थी, जो किसने बनाई थी यानी कि किसने बसाई थी या फिर बनाई थी? वो बनाई थी बप्पा रावल ने। ठीक है, तो दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? दूसरी राजधानी है आहड़ उदयपुर में, जो कौन बसाएगा? इसको बसाएगा अल्लट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अल्लट ने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वराह मंदिर। ठीक है, अल्लट ने यहाँ पर यानी कि आहड़ में ही एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो प्रसिद्ध वराह मंदिर बना हुआ है ना वो कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो प्रसिद्ध वराह मंदिर जो बना हुआ है वो पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, अगर आप कभी जाओगे पुष्कर में तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा प्रसिद्ध वराह मंदिर। ठीक है, और एक और याद कर लेना बात कि वराह नगरी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों वराह जो नगरी है वो बारा को कहा जाता है। बारा कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है बारा, तो बारा को वराह नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो कि अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ठीक है, जो अल्लट है इसने एक हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट ने विवाह किया था और ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है वो अल्लट करेगा, हूण राजकुमारी। ठीक है, अब आप देखो कि अपने राजस्थान में हूण तो है नहीं, हूण तो भाई विदेशी हैं, तो विदेशी महिला से इसने विवाह किया तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, भारत का नहीं होगा, भारत का जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य करेगा, लेडी हेलेना से। ठीक है, चलिए इसके बारे में कभी इंडिया लेवल जीके पे हम बात करेंगे। तो अगला यहाँ पे देखो कि अल्लट के समय ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नौकरशाही जो प्रथा है वो शुरू करने वाला कौन था? वो था अल्लट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, तो मेवाड़ में जो सोने के सिक्के चलाए थे वो बप्पा रावल ने चलाए थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना कि मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था, सोने के सिक्के, ठीक है, तो सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था वो बप्पा रावल है। ठीक है, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे और नौकरशाही जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? ये चलाई थी अल्लट ने। ठीक है, तो
मैं आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे थ्योरी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और आपके जो BHTC लेवल है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर गाइज़ आप यहाँ पे वीडियो को सपोर्ट करते हो, लाइक वाइक करते हो, वीडियो को कमेंट करना मत भूलना आपको ये वाली जो क्लास है वो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो गाइज़ सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल मुकेश क्लासेज। हम यहाँ पे ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और गाइज़ यार इस वीडियो को सपोर्ट करो, आप जितना यहाँ पे प्यार करोगे मैं रेगुलरली आपको लिए थ्योरी की क्लास लगाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको जल्दी ही यहाँ पे गाइज़ आपकी कल्चर की क्लास भी लगा दूंगा और आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी लगा दूंगा, ठीक है। तो कल्चर की और ज्योग्राफी की क्लास भी आपको मिलने लग जाएगी। डेली आपकी 3 क्लासें होगी और सुबह शाम आपके टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि आपको पर डे आपको 5 क्लासें देखने को मिलेगी। अब गाइज देखो ये 5 क्लासें आपको कब देखने को मिलेगी, जब आप हमें सपोर्ट करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप ग्रुप में आप वीडियो को शेयर वेयर करो, ठीक है। जितना हमें यहाँ पे प्यार मिलेगा, ठीक है, तो गाइज़ हम यहाँ पे रेगुलरली आपको मतलब क्लास लगाएंगे, ठीक है। और यार हमें लगेगा कि वीडियो में कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो क्लास हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पे डेमो समझो, कुछ भी समझो यहाँ पे। तो गाइज़ रेगुलरली अगर आप क्लास चाहते हो तो यार वीडियो को शेयर वेयर करो, ठीक है। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।